हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ये अपन सेकंड पार्ट करेंगे आत्म परिचय कविता का दूसरा भाग है। तो दूसरे भाग में जो बचे हुए जो पद हैं इसके उसकी अपन करेंगे सप्रसंग व्याख्या। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अगला जो अपना तीसरा पद है, इससे पहले के जो दो पद हैं उसकी अपन पहले भाग में व्याख्या कर चुके हैं। तीसरा पद है, कवि कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। ध्यान रखना, यौवन का मतलब होता है युवावस्था। तो कवि यहाँ पर कहता है कि मैं युवावस्था का उन्माद लिए फिरता हूँ और उस उन्मादों में क्या लिए फिरता हूँ? अवसाद। अवसाद का मतलब होता है दुख, तकलीफ। आगे क्या कहता है कवि? जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या करनी है। उससे पहले अपन कर लेते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। तो कठिन शब्दार्थ में अपन सबसे पहले देखेंगे, कवि कहता है मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। तो उन्माद का मतलब होता है मस्ती, पागलपन। ठीक है, उन्माद का मतलब होता है पागलपन। किसका उन्माद? यौवन का। यौवन का मतलब होता है युवावस्था। यौवन का मतलब है युवावस्था। युवावस्था तो युवावस्था, मैं युवावस्था का पागलपन लिए फिरता हूं और मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं और उस उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। अवसाद का मतलब होता है दुख, निराशा, पीड़ा, तकलीफ। पीड़ा, तकलीफ। कवि आगे क्या कहता है? नादान, नेक्स्ट पद में आएगा। नादान का मतलब होता है अज्ञानी और दाना का मतलब होता है ज्ञानी। मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, चलिए करते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या। तो सबसे पहले अपन देखेंगे संदर्भ। सबसे पहले जब सप्रसंग व्याख्या अपन को करनी है तो अपन लिखेंगे संदर्भ, जैसा कि अपन पहले के भी दो पदों में करते आए हैं। संदर्भ में दो चीजें लिखते हैं, एक तो कविता का नाम और फिर कवि का नाम। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना आत्म परिचय से लिया गया है। आप लिखेंगे उसके बाद में दूसरे नंबर पर प्रसंग, और प्रसंग में आपको लिखना है कि कवि इस अंश में अपनी परस्पर विरोधी मनोभावनाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, उसके मन में जो एक दूसरे के विपरीत जो भावनाएं, जो परस्पर विपरीत जो भाव है उसको व्यक्त करता है। तो क्या कहता है कवि? देखो, कवि कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कहता है कि वह युवावस्था के उत्साह से भरा हुआ है। उन्माद का मतलब होता है उत्साह, पागलपन। तो किससे भरा हुआ है? कौन सा, किस अवस्था का? युवावस्था का, क्योंकि अभी युवा है कवि। तो मैं युवावस्था के उत्साह से भरा हुआ हूं और उत्साह की अधिकता ने उसको पागल सा बना दिया। इतना ज्यादा उत्साह है उसके भीतर कि उस उत्साह ने कवि को क्या बना दिया है? पागल बना दिया है। वह समस्त विश्व को प्रेम की शिक्षा देना चाहता है, परंतु अपने प्रयास में सफलता मिलती न देखकर उसका मन निराशा और कष्ट से भर उठता है। इसलिए दूसरी पंक्ति में कवि कहता है मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। अवसाद का मतलब होता है दुख, अवसाद का मतलब होता है तकलीफ, अवसाद का मतलब होता है पीड़ा। तो कवि को पीड़ा किस बात की है? कवि को दुख किस बात का है? कवि को दुख इस बात का है कि कवि प्रेम का जो संदेश देना चाहता है संसार को, उसमें सफल नहीं हो पा रहा है। वो अपने प्रयास में उसे सफलता नहीं मिलती है, तो कवि को पीड़ा होती है, कवि को दुख होता है। आगे कवि क्या कहता है? उसके मन में किसी अज्ञात प्रेमी ईश्वर की याद छिपी हुई है और कवि कहता है कि उस याद के सहारे उसका जीवन बीत रहा है। इस प्रेम को सहेज करके ऊपर से तो हंसता है, परंतु अंदर ही अंदर उसका मन रोता है। अंदर तकलीफ है, दुख है, लेकिन बाहर नहीं दिखाना चाहता, बाहर से खुश रहता है कवि। नेक्स्ट आप लिखेंगे विशेष, और विशेष में पहला आपको पॉइंट लिखना है कि कवि ने इस अंश में अपने मन की विचित्र अंतर्द्वंद को व्यक्त किया है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि बाहर से हंसना और भीतर से रोना तथा किसी अज्ञात की यादों में खोना, इस अंश में छायावाद और रहस्यवाद की झलक दिख रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपना जो पद है उसको लेते हैं। क्या कहता है कवि अपने यहाँ पे? आगे देखिए क्या कहता है कि कर यत्न मिटे सब,
कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। अब यहाँ पे कवि संसार के लोगों के बारे में बताता है कि यहाँ पर दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक ज्ञानी है दूसरे अज्ञानी है। दोनों ही प्रकार के लोग सत्य को जानने का प्रयास करते हैं लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हो पाया है। तो कवि कहता है कि कर यत्न, यत्न का मतलब होता है प्रयत्न। लोगों ने सत्य को जानने के लिए खूब प्रयत्न किया लेकिन वो मिट गए, मर गए, समाप्त हो गए प्रयास करते करते करते। सत्य किसी ने जाना, प्रश्नवाचक चिन्ह है। कवि प्रश्न पूछता है कि क्या वो सत्य को जान पाए, मतलब वो सत्य को जान नहीं पाए। कवि आगे क्या कहता है, नादान वही है हाय जहां पर दाना। नादान का मतलब होता है अज्ञानी, कि अज्ञानी लोग भी इस संसार में रहते हैं और जहाँ अज्ञानी रहते हैं वहाँ पर ज्ञानी लोग भी रहते हैं। दाने का मतलब होता है ज्ञानी, तो बुद्धिमान लोग भी रहते हैं, ज्ञानवान लोग भी वहाँ पर रहते हैं। इस संसार में दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। फिर मूढ़ न क्या जिग, मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, तो मूढ़ का मतलब है मूर्ख। क्या ये संसार मूर्ख नहीं है जो इस पर भी सीखे, मतलब उनको पता है कि आप सत्य को नहीं पहचान पाओगे, आप सत्य को नहीं सत्य का पता नहीं लगा पाओगे। हमारे से पहले इतने लोग प्रयास करते 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 मिट गए पर फिर भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कवि कहता है कि ये जो सांसारिक ज्ञान है ये हमें सत्य तक नहीं ले जाता। इसलिए कवि कह रहा है मैं सीख रहा हूँ क्या, इस सीखा हुआ ज्ञान भुलाना। जो ज्ञान मैंने संसार में करके प्राप्त किया है वो ज्ञान मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि वो सत्य की खोज नहीं कर सकता। इसलिए मैं सीखे हुए ज्ञान को क्या कर रहा हूं, भुलाने का प्रयास कर रहा हूं। कैसे भुलाया जाए ये सीख रहा हूं। चलिए इसकी करेंगे अपन सप्रसंग व्याख्या, और सप्रसंग व्याख्या करने से पहले एक बार देख लेते हैं इसके, अपन क्या कर लेते हैं, इसके जो है वो कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो कठिन शब्दार्थ है, हालांकि ये नेक्स्ट पद के हैं, एक बार देख लेते हैं। नाता, नाता का मतलब होता है भाई संबंध, है ना। मेरा और इस जग का क्या संबंध है, मेरा और इस जग का कोई संबंध नहीं है। नाता का मतलब होता है संभव। वैभव का मतलब होता है ऐश्वर्य, वैभव का मतलब होता है ऐश्वर्य। नेक्स्ट है रोदन, रोदन में राग लिए फिरता हूँ, कभी आगे अगले पद में जो है वो पंक्ति में कहेगा, तो रोदन का मतलब होता है रोना। नेक्स्ट है पग, पग का मतलब होता है पैर, है ना। आगे है राग, राग का मतलब होता है गीत या संगीत। फिर है वाणी यानी बोली। भूप का मतलब होता है राजा, और प्रासाद का मतलब होता है महल। आगे देखो यहाँ पे क्या कहता है कवि, कि यहाँ पर कहता है कि निछावर करना यानी वारना, परित्याग करना, किसी के ऊपर न्योछावर हो जाना, फूट पड़ना, मन की पीड़ा प्रकट होना। फूट पड़ना मतलब कि आप किसी चीज़ को रोक नहीं पा रहे हैं तो फिर वो भावनाओं के रूप में बहना शुरू हो जाता है। छंद बनाना का मतलब होता है कविता लिखना। दीवाना का मतलब होता है मस्त या मतवाला। संदेश का मतलब है विचार या उपदेश। मादकता का मतलब होता है मस्ती। निशेष का मतलब होता है अमर या सदा रहने वाली। और खंडहर का मतलब होता है टूटा हुआ मकान। आइए करते हैं इस पद की सप्रसंग व्याख्या, और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम करेंगे संदर्भ। संदर्भ में मैंने बार बार बता रहा हूँ दो चीज़ें लिखनी होती हैं, एक तो लिखना होता है कवि का नाम और फिर लिखना होता है हमें उस कविता का नाम। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना आत्मपरिचय से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें कवि सत्य की खोज में लगे लोगों को नादान बताते हुए ज्ञान के अहंकार से मुक्त होने का संदेश देता है, क्योंकि कवि खुद कह रहा है कि मैं भी इस सीखे हुए ज्ञान को भुलाना सीख रहा हूं। आगे व्याख्या हम करेंगे। तो देखो कवि क्या कहता है, कि कवि कहता है कि संसार में सभी लोग परम सत्य की खोज में लगे हुए हैं, उस परम सत्य को जानना चाहते हैं, परंतु उनके नानाविध प्रयत्न, मतलब अलग अलग प्रकार के जो प्रयत्न करते हैं वो उसको जानने के लिए उसमें सफल नहीं होते और वे थक हार कर बैठ जाते हैं। लाख कोशिश कर ली लेकिन वो सत्य को प्राप्त नहीं कर पाए। सांसारिक बातों को जानकर ही लोग स्वयं को ज्ञान संपन्न समझते हैं। इस संसार में जो सांसारिक ज्ञान होता है उसको प्राप्त कर लेते हैं, फिर अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, फिर अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, परंतु वास्तव में वह अज्ञानी है, वो ज्ञानवान नहीं है।
सच्चे ज्ञान के अभाव में सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता। अगर आपको सत्य का साक्षात्कार करना है, अगर आपको सत्य जानना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सच्चा ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। इस बात को जानकर भी अनजान बने रहते हैं कि ये जो ज्ञान सीखा है ये सत्य को प्राप्त करने में उनकी मदद नहीं करेगा, फिर भी वो ज्ञानी अपने आप को कहलाते हैं। इतने पर भी लोग सांसारिक ज्ञान को सीखने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को मूर्ख ही कहा जा सकता है। यह जानने के बाद मैंने जो कुछ भी अब तक सीखा है उसे भुलाने की चेष्टा कर रहा हूं। मैं सीख रहा हूं क्या? सीखा हुआ ज्ञान भुलाना। क्यों? क्योंकि यह सांसारिक ज्ञान सत्य की खोज के लिए जो है वो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। प्रश्न यहां से बन सकता है कि कभी सीखा हुआ ज्ञान क्यों भुलाना चाहता है? तो ध्यान रखना आपको, सॉरी तो कि कभी अगर प्रश्न बनता है कि भाई कवि सीखा हुआ ज्ञान क्यों भुलाना चाहता है, तो आप कहेंगे कि ये जो सांसारिक ज्ञान जो कवि ने प्राप्त किया है, ये सांसारिक ज्ञान सत्य की खोज में उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करेगा, या फिर सत्य का साक्षात्कार करने में बिल्कुल भी ये सहायक नहीं है। तो जब सत्य की खोज नहीं कर सकता तो ऐसा ज्ञान जो है वो किस काम का? तो इसलिए कवि इस ज्ञान को क्या करता है? भुला देना चाहता है। आप विशेष में लिखेंगे कि सत्य का साक्षात्कार सच्चे ज्ञान के बिना संभव नहीं है, परंतु संसार के लोग सांसारिक ज्ञान में फंसे रहकर भी सत्य को पाने का स्वप्न देखते हैं। कवि ने इसी और संकेत किया है। और फिर लिखेंगे पद्यांश की भाषा सरल और भावानुकूल है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पद की तरफ बढ़ते हैं। और यहां पर देखो कवि क्या कहता है कि मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं और मैंने दूसरा, मैं दूसरा, और जग और कहाँ का नाता। ध्यान रखना यहाँ पे आएगा एक और, दो और तीन और। ये बार बार और का जो रिपीटेशन हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, इसका क्या अर्थ है आगे अपन वो भी करेंगे। ठीक है, आगे कवि कहता है कि मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग उस पृथ्वी को ठुकराता। तो देखो क्या कहता है कि मैं अलग हूं और इस जगत अलग है, मेरा और जगत का कोई लेना देना नहीं है। कवि यहां पे क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। पहले संदर्भ अपन करेंगे, फिर उसके बाद अपन करेंगे प्रसंग और व्याख्या। तो संदर्भ में बार बार मैंने आपको बता दिया, दो चीजें लिखनी होती है, कविता का नाम और कवि का नाम लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन साहब की रचना आत्म परिचय से लिया गया है। प्रसंग में क्या करना है कि यहां पर कवि अपना तथा संसार का लक्ष्य अलग अलग बता रहा है। मेरा लक्ष्य अलग है। मेरा लक्ष्य क्या है? मैं त्याग में विश्वास करता हूं। और संसार का लक्ष्य अलग है। संसार का लक्ष्य क्या? संसार क्या करता है? संसार वैभव जोड़ने में लगा हुआ है, धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगा हुआ है, इसलिए मेरा उद्देश्य अलग, संसार का उद्देश्य अलग। कवि यहां पे कहता है कि मैं और जग और, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं, जगत दूसरी तरफ जा रहा है। कवि कहता है कि संसार से उसका कोई संबंध नहीं है। कहां का नाता? मेरा उद्देश्य अलग, संसार का उद्देश्य अलग, दोनों का उद्देश्य अलग, तो फिर हमारा कोई नाता नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं। उसके तथा संसार के लक्ष्य अलग अलग हैं। कवि सत्य की खोज के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को पाने में लगा हुआ है। देखिए दोनों के उद्देश्य अलग हैं। कवि ने पहले पिछले वाले पद में भी हमने देखा कि सत्य की खोज अगर आपको करनी है तो यह सांसारिक ज्ञान आपके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। तो कवि क्या कहता है कि सत्य की खोज के लिए कौन से ज्ञान की जरूरत है? आध्यात्मिक ज्ञान में लगा हुआ है। जबकि यह संसार क्या करता है? यह संसार भौतिक सुख सुविधाओं के संग्रह में लीन है। जगत क्या करता है? जगत वैभव को जोड़ने में लगा हुआ है। जबकि कवि क्या करता है? कवि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। क्यों? क्योंकि कवि सत्य से साक्षात्कार करना चाहता है। कवि होने के नाते वह अपनी कल्पना में अनेक लोकों का निर्माण करता है। लोक मैंने संसार, संसार मैंने जग। तो कवि अपनी कल्पना के संसार बनाता है, काल्पनिक संसार बनाता है। क्यों बनाता है काल्पनिक संसार? क्योंकि कवि कहता है कि यह संसार वैभव जोड़ने में लगा हुआ है, इसलिए संसार का उद्देश्य है अलग। और मैं क्या करता हूं? मैं आध्यात्मिक ज्ञान सीख रहा हूं, मुझे सत्य से साक्षात्कार करना, इसलिए मेरा है उद्देश्य अलग। तो हमारा दोनों का उद्देश्य अलग है, इसलिए मैं अपने हिसाब से अपना नया संसार बनाता हूं। तो कवि अपना नया संसार कैसे बनाता है? कवि कल्पना करता है, काल्पनिक संसार बनाता है। और मैं रोज रोज वो काल्पनिक
काल्पनिक संसार बनाता हूँ, मिटाता हूँ। कितने ही संसार बना दिए, कितने ही मिटा दिए, और अनुपयुक्त देख करके कवि उसको मिटा देता है। अगर वो जो काल्पनिक संसार बनाया कवि ने, वो अगर उसके उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हुआ तो कवि उसको मिटा देता है, फिर एक नया संसार बनाता है, कल्पना करता है। यह संसार धन संपत्ति के संग्रह में लगा हुआ है। कवि संसार को ठुकराकर सत्य और प्रेम के पद पर बढ़ना चाहता है। कवि नहीं है यहाँ पे, कवि है। तो कवि जो है वो क्या करना चाहता है भाई? कवि जो है इस संसार को ठुकरा करके वो सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहता है, इसलिए वो कवि इस भौतिकतावादी संसार को ठुकरा देना चाहता है। विशेष में लिखेंगे कि कवि ने वैभव को ठुकरा कर प्रेम और सत्य के ज्ञान के मार्ग को चुना है। नेक्स्ट लिखेंगे भाषा में गहन गंभीर भावों की अभिव्यक्ति हुई है। और फिर लिखेंगे कि और तथा और के अर्थ भिन्न होने के कारण यमक और प्रतिपद में अनुप्रास अलंकार है। बार बार और आया ना, और 3 बार आया है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। प्रतिपद में प वर्ण की आवृत्ति के कारण जो है वो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला एक और पद है। कवि यहाँ पे क्या कहता है कि मैं निज रोदन का राग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मैं निज रोदन का राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो इस पर भूपों के प्रसाद नहीं है, प्रासाद है यहाँ पे भाई, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुई है। प्रासाद यानी महल। हो इस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। आइए इसकी भी करते हैं सप्रसंग व्याख्या। और यहाँ पर कवि सबसे पहले आपको लिखना है संदर्भ कि भाई ये जो पद्यांश है ये हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना आत्म परिचय से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे कि कवि परस्पर विरोधी कथनों के द्वारा अपनी मनोभावनाओं से परिचित करा रहा है। और व्याख्या आप करेंगे। क्या कहता है कवि? क्या कहता है कि अपने प्रियतम के विरह में जब उसके नेत्रों से आंसू टपकते हैं तो उसमें भी संगीत का राग होता है। इसलिए कवि कहता है कि मैं रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि रोता है, क्यों रोता है? अपने प्रियतम के वियोग में, है ना। अपने प्रियतम के वियोग में कवि की जो प्रेमिका, कवि की जो पत्नी थी, उसकी मृत्यु जब हो गई तो कवि को दुख हुआ, तकलीफ होती थी। जब भी रोता था वो भाव व्यक्त करता था। तो कवि कहता है कि मैं अपने प्रियतम के विरह में, वियोग में जब उसके नेत्रों से आंसू टपकते हैं तो उसमें भी संगीत का राग है, इसलिए कहता है रोदन में राग लिए फिरता हूं। आगे कहता है कि विरह की यह अग्नि ही उसके शीतल और मधुर वाणी में कहे गए गीतों में व्यक्त होती है। आगे कहता है कि मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो शीतल वाणी से तात्पर्य है कि वो अपने जो भी वो जो भाव व्यक्त करता है वो मधुर शब्दों में करता है ना, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। कवि यहाँ पे मीठे शब्दों का प्रयोग करता है, इसलिए वो वाणी तो उसकी शीतल है, लेकिन उस शीतल वाणी में भी उसके दुख भरे भाव व्यक्त हुए हैं। तो यहाँ पे कवि ने उसे जो वो आग कहा है। कवि को विशाल राजभवनों की दरकार नहीं है, राजप्रासाद को जो है वो न्यौछावर करता है। कवि कहता है मैं हो इस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं राजाओं के जो महल हैं उनको न्यौछावर करता हूँ। वह तो सिर छिपाने के लिए टूटे फूटे भवन को पाकर ही संतुष्ट है। एक छोटी सी छत हो, खंडर का मतलब टूटा फूटा भवन भी अगर मिल जाए तो कवि के लिए पर्याप्त है। आगे कवि यहाँ पे कहता है कवि ने रोदन में संगीत छिपाए, उसकी शीतल वाणी में आग छिपी है। वह अपने जीवन रूपी खंडहर के छोटे से भाग पर राजाओं के महल न्यौछावर कर रहा है। लगता है कवि का हृदय विरोधाभासों से का भरा हुआ है। काव्य में विरोधाभास अलंकार है और छायावादी झलक काव्यांश को जो काव्यांश में आकर्षण उत्पन्न करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला पद लेते हैं। कवि यहाँ पे देखो क्या कहता है कि मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। मैं अपने दुख व्यक्त करता हूँ, अपने भाव व्यक्त करता हूँ, उस संसार उसे गाना कहता है। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। और मैं बिल्कुल जब फूट पड़ा बाद में तो उसको लोग कहते हैं छंद बनाना। छंद माने कविता बनाना।
क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। तो ध्यान रखना, यहाँ पे कवि अपने आप को कवि नहीं कहलाना चाहता, कवि अपने आप को दुनिया का एक नया दीवाना, एक मस्ताना, एक प्रेम का एक जो है वो क्या कहते हैं, जो है वो दीवाना जो है वो अपने आप को संबोधित करना चाहता है। आइए आगे बढ़ते हैं, करते हैं सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले आप लिखेंगे संदर्भ, जिसमें आपको लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना आत्मपरिचय से लिया गया है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस अंश में कवि चाहता है कि संसार उसे एक कवि के रूप में नहीं बल्कि एक मस्ती से जीने वाले व्यक्ति के रूप में, एक मस्त दीवाने के रूप में पहचाने। कवि यहाँ पे कहता है कि जब वह अपने मन की पीड़ा को प्रकट करता है तो लोग उसे गीत कहते हैं, लोग उसको कवि मान करके उसका सम्मान करना चाहते हैं, किंतु कवि को अपनी यह पहचान स्वीकार नहीं है। वह तो चाहता है कि लोग उसे एक नए प्रेम दीवाने के रूप में स्वीकार करें। छंदों के रूप में उसकी वेदना ही फूट फूट कर रोई है, वह कवि नहीं बल्कि एक पागल प्रेमी है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि कवि के मन में से स्थित विश्व प्रेम के प्रति दीवानगी के भाव बिना किसी प्रयास के स्वतः ही हृदय से बाहर आ जाते हैं। और क्यों कवि कहकर में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पद है। तो यहाँ पे देखो कवि क्या कहता है कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिनको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। आइए करते हैं इसकी भी सप्रसंग व्याख्या। क्या कहता है यहाँ पे कवि? सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना आत्मपरिचय से लिया गया है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस अंश में कवि सारे जगत तो मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिनको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ठीक है। तो ये हो गया अपना आत्मपरिचय से लिया गया है। और प्रसंग में लिखना है, प्रसंग में अपन लिखेंगे कि इस अंश में कवि जगत को मस्ती भरे प्रेम का संदेश दे रहा है। व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कहता है कि वह प्रेम का दीवाना है और मन में इस दीवानगी को लिए सर्वत्र विचरण करता है। उसके मन में प्रेम की एक कभी न टूटने वाली मस्ती है। वह जहाँ भी जाता है लोगों को प्रेम की मस्ती का संदेश देता है। उसका यह संदेश लोगों को झूमने, झुकने और लहराने के लिए बाध्य कर देता है, उन्हें भाव विभोर कर देता है। ऐसा प्रेम का संदेश लिए कवि फिरता है, ऐसा मस्ती का संदेश लिए कवि फिरता है। काव्यांश में लेखक ने जीवन की सहज मस्ती की और सबके प्रति प्रेम भाव बनाए रखने का संदेश दिया है। झूम झूके में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कवि ने यहाँ पे किया है। और इसी के साथ हमारी ये जो रचना समाप्त हुई। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर में हरिवंश राय बच्चन का जो पहला चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन साहब का, जिसमें हमने आत्मपरिचय कविता पढ़ी, इसके अलावा जो दूसरी इनकी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसको भी हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके प्रश्न उत्तर कर लिए हैं, इसके MCQs कर लिए हैं। और कंप्लीट इसके जो अपना पूरा का पूरी जो किताब है वो कंप्लीट अगर सिलेबस आप एक ही जगह प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे ऐप का नाम है एजुकेशन राइज। आपको एजुकेशन राइज प्ले स्टोर पर मिलेगा, EDUCATION एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, तो आप लिंक पर क्लिक करके भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सब के नोट्स मिलेंगे, है ना। आपको इन सभी के क्या मिलेंगे? आपको इन सभी के नोट्स मिलेंगे, आपको PDF मिलेगी, आपको वीडियोज़ मिलेंगे
और इसके अलावा आपको वहाँ पे MCQs मिलेंगे। MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं ना, बहुविकल्पात्मक, वो प्रश्न आपको वहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। हमने सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज वहाँ पे लॉन्च कर दी है, तो टेस्ट सीरीज आप वहाँ पे दे सकते हैं। और इसके अलावा आपको वहाँ पे मिलेंगे मॉडल पेपर्स, ठीक है, मॉडल पेपर्स भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा ऐप का नाम है एजुकेशन, हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जो सेकंड चैप्टर रहेगा उसमें। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।